चलिए, तो सवाल फिर यही है कि इसको हिंदू विरोधी क्यों करार दिया जा रहा है। और हिंदू विरोधी करार दिए जाने की वजह यह है कि राम मंदिर निर्माण की तिथि इस पंचांग में नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी बीजेपी विरोधी राजनीति कर रही है या हिंदू विरोधी राजनीति कर रही है, यह सवाल गंभीर है। और इसी सवाल की पड़ताल करने हम चल रहे हैं अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जी हाँ, विजय राठी जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ ऋचा सिंह जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक और सैयद कासिम साहब जुड़े हैं, दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। विजय राठी साहब, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। दरअसल ये पीडीए पंचांग है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि राम मंदिर के निर्माण की तिथि क्यों नहीं डाली गई। क्या आप राम मंदिर में आस्था नहीं रखते हैं या आपको यह लगता है कि बीजेपी ने इसको बनाया, बीजेपी ने इसको लेकर के आंदोलन किया, यह राजनीतिक रूप से आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा, इसलिए आपने अपने पंचांग में इस तिथि को नहीं डाला है, इसलिए कहा जा रहा है आप हिंदू विरोधी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोगों को मेरा नमस्कार पंकज जी। देखिए, हिंदू विरोधी जो इनकी मानसिकता जो ये बोलते हैं हम लोगों को, इसके बिना इनकी राजनीति चलती कहाँ है। जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक तो ये राजनीति में इनका मतलब खाना लंच डिनर कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। ये इन्हें विकास की बात तो आती नहीं है, उसमें और क्या ढूंढे। सबसे बड़ी चिड़ इनकी, देखिए सबसे बड़ी चिड़ इनकी ये है कि जहां पीडीए का नाम आ जाता वहां इन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। और तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि नहीं, एग्रीड 2024 में जो ये एग्रीड, पर हारे क्या क्या राम वो मंदिर उसी का वजह नाम से आता है उसी उससे उसी आपको वजह चिढ़ से है? उससे आपको चिढ़ है? नहीं। राम मंदिर का नाम आता है उससे आपकी कोई नाराजगी है? क्योंकि देखिए, बीजेपी को लेकर के आप जो चाहें कह सकते हैं, सही बात है, लेकिन हिंदू धर्म गुरु ने भी आपत्ति जताई है, कहा है यह संकुचित सोच का परिचायक है। वजह यह है, उन्होंने अपना पंचांग निकाला सामने, कहा देखिए इसमें मुहर्रम भी है, इसमें ईद भी है, इसमें गुड फ्राइडे भी है, सब कुछ है, पर इस पंचांग में राम मंदिर की तिथि क्यों नहीं है? राम मंदिर से दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो उसका तरीका है, जो भगवान राम को राजनीति में ला करके उसको भुनाने का तरीका है, जो उनके नाम पर वोट बटेरने का, जो सियासत का, जो देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने का तरीका है, उससे हमें दिक्कत है और उससे हम दिक्कत करते रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के जो अपने उनके राम है जो उन्होंने बांट दिया, उनके कहने से हम लोग ये चीज नहीं मानेंगे या करेंगे क्या? उससे पहले नहीं थे क्या? हम लोग तो कब से बचपन से सुनते हैं राम। हम तो किसान के बेटे हैं। हम तो जब बैल जोड़ते थे तब भी सुनते हैं ले राम का नाम। ये भारतीय जनता पार्टी वाले राम नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले राम जो इन्होंने बनाए हैं वो सियासत के राम है। वो सिर्फ देश को कैसे बांटना है। अच्छा, ये बात मैं कोई नई नहीं बता रहा, ये जानते सब है। जितने मेरे सामने बैठे हैं आप, ये सबको है, इस पूरे देश को पता है ये बात। आदमी जानता है इस बात को, लेकिन चूंकि एक वर्ग के प्रति नफरत कैसे फैलाएं। मैं अभी आपसे बता दूं, कुछ समय पहले से मैं इन्हीं का आरएसएस का जितना दस्तावेज है, जितने डॉक्यूमेंट है, कुछ समय से मैं पढ़ रहा हूं। अगर आप उसे, आपने तो खैर निश्चित रूप से पढ़े होंगे, अगर आप उसको देखें तो ये संगठन इसमें शामिल होने लायक है। संविधान को ये नहीं मानते, तिरंगे को ये नहीं मानते, महिलाओं की क्या स्थिति होनी चाहिए मनु को ये मानते हैं। उसको भी पढ़ लिया मैंने, क्या स्थिति है उसमें। नहीं, जो क्रांतिकारी थे उनको ये नहीं, नहीं ठीक मानते। है, पॉइंट टेकन, ये पॉइंट देश में टेकन, किसी चीज राठी को नहीं साहब, मानते, राठी साहब, पॉइंट टेकन। किसी चीज पर को नहीं पर मानते, तो भगवान आपने राम को कहा, कैसे माने? आपने कहा, भगवान राम को कैसे मैं मानते आपसे हैं यही बताइए। समझना चाह रहा हूं। तो ठीक है, मैं मान लिया आपके हिसाब से बीजेपी नहीं मानती, ये संगठन नहीं मानता, पर मैं आपसे वही आपसे मैं आपको आपसे एक बता रहा सवाल कर लूं। आप प्लीज एक हूं। सवाल कर लूं, क्योंकि आपने ही जवाब नहीं हम्म दिया। हम्म आप हम्म राम को मानते हैं, राम मंदिर को नहीं मानते, ये कहना चाह रहे हैं आप? हम राम को भी मानते हैं, राम मंदिर को भी मानते हैं, लेकिन भाजपा की सियासत को नहीं मानते हैं। हम भगवान राम को भी पूछते हैं, हम मंदिर भी घुमाते हैं और जाएंगे भी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी अभी जाओ तब जाओ, क्यों नहीं गए, तो उनके कहने से तो हम लोग भगवान को मानना है, मानने वाला काम नहीं करेंगे। एक चीज और मैं बता दूं आपसे, आज ये दौर ऐसा चल रहा है
कि आदमी अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं सकता और संविधान के रास्ते पे चलना चाहता है तो चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग सवाल उठाते हैं। भला उस समय का जब भगत सिंह ने एक किताब लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूं, आज के दौर में अगर कोई व्यक्ति ये किताब लिख दे, उसको भारतीय जनता पार्टी की टोल आर्मी मार डालेगी कि अरे इन्होंने कैसे कह दिया मैं नास्तिक क्यों हूं। मैंने इस भारतीय जनता पार्टी का तासीर ये है, हिंदू महासभा 1915, उसका बेटा मान लीजिए कौन, या बेटी मान लीजिए आरएसएस 1925, 1950 जनसंघ और 1980 भाजपा। इनकी सारी विचारधारा में अरे क्रांतिकारियों को नहीं मानते, अरे झंडे को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। अरे भाई तुम मानते किस चीज को? स्वतंत्रता संघर्ष में तुम्हारा, मैंने इतने संदर्भ उठाए, कहीं ये नहीं हुआ कि साहब हम लोग अंग्रेजों से लड़ रहे। आप उनसे लड़ रहे थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे, और आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे, और आप कह रहे, और मैं एक चीज बता दूं, भगवान को भी नहीं मानते। क्योंकि भगवान राम में सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी, जब हमने पढ़ा वो थी मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आप बताइए मर्यादा कौन से व्यक्ति में? क्या मर्यादा प्रधानमंत्री जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल दे? क्या मर्यादा गृह मंत्री जी कुछ भी बोल दे? क्या मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश मुझे के मुझे जो मुझे एएनआई का लास्ट कर दिया, एएनआई का पत्रकार ने जब माइक लगाया तो कौन सी गाली दी थी, पूरी मीडिया ने देखी थी। एएनआई का पत्रकार तो उसने माइक लगाया, और माइक लगा के मुझे क्या बोल मुझे रहे थे उससे? मुझे मैं अगर मुझे बोल दूं मुझे लग ये मुझे लगता है ये भगवान मुझे नाम लगता है ये भगवान नाम मुझे बोलते लगता हैं। है अरे छोड़ो इन फर्जियों को भाई। नहीं, ठीक है राठी आप हमसे साहब, वैसे राठी इंडिपेंडेंट, साहब, पंकज सर, राठी साहब, लास्ट सेकंड, आप हाँ इंडिपेंडेंटली हमसे पूछ लिया करो, भगवान राम, भगवान मंदिर, लेकिन भाजपा का नाम मत लिया करो। ये नहीं मैं कह रहा हूं, मुंह में राम नहीं, और बगल में छुरी, चलिए इनका नाम मत लिया करो। ये नहीं मानते, चलिए, बहुत गंदे लोग हैं, ठीक है, बहुत गंदे ठीक लोग है, हैं। आप राम को मानते हैं पर राम मंदिर को नहीं मानते। जो क्यों नहीं अयोध्या में मानते? राम हम तो मंदिर बना मानते है हैं। उसको नहीं मानते, और इसीलिए उस क्यों नहीं तिथि को आप मानते? कैलेंडर में दर्ज नहीं करते। मैं दूसरा सवाल करना ये चाहूंगा, आप ये कैसे? कौन से संविधान में ये आप कैसे? अधिकार प्रदत्त है राठी साहब, जब पत्रकारों से पूछा जाता तुम पीडीए से नहीं हो? ये भी तो संविधान में अधिकार प्रदत्त नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन चलिए, अभी हम राम मंदिर उसकी तिथि क्यों नहीं डिस्क्राइब किया गया उसकी भी बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, और इससे जुड़ी राजनीति की चर्चा करेंगे। दो सेकंड जवाब सुन लीजिए। जब आपने बोला, जब आपने ये जवाब दे दो, फिर आप मेरा समय भी दे दीजिएगा। आपने जब बोला अभी जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूं, उस यूनिवर्सिटी में भी 2 साल पहले भर्तियां निकली, 6 लोग, 6 एक ही वर्ग के 6 लोग, हमने हंगामा किया, तो हमने कहा ओबीसी की एक पोस्ट, उस पर लगा एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल। हमने कहा ओबीसी का एक भी व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में सुटेबल नहीं मिला, एक ही वर्ग के 6 लोग सुटेबल मिल गए। चलिए दूसरे साल फिर एनएफएस, तीसरे साल फिर एनएफएस, चौथे साल क्या होता है, वो वैकेंसी जनरल में चली जाती है, मतलब ओबीसी मिलेगा ही नहीं। कैसी बात करते हैं? अगर हम सामने पूछ ले किसी चलिए, से मुझे कि आप बताइए इस किस आरोप चीज से से इस आरोप से आप भी ये अछूते अधिकार नहीं की है। बात। अभी बहुत सारे ये मेहमान वेट कर अधिकार रहे हैं, की बहुत बात। समय दिया आपको, बहुत समय दिया आपको, बहुत सारे, इस आरोप से आप भी अछूते नहीं है। मैं उस एग्जाम की चर्चा नहीं करूंगा जिसमें सिर्फ यादव ही सेलेक्ट होते थे, मैं उस समय की बात नहीं करूंगा अभी, क्योंकि फिर हम लोग डिस्ट्रैक्ट। वो भी झूठ है, इस आरोप वो से भी आप झूठ भी है। अछूते नहीं है, इस आरोप से आप भी उसके अछूते कागज नहीं क्या है। मुख्यमंत्री जी आज तक नहीं विधानसभा रीचा में दे सिंह पाए। हमारे साथ जुड़ी हैं, रीचा सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। अगर राम मंदिर की तिथि दर्ज नहीं की गई है तो यह कैलेंडर पाकिस्तानी क्यों दिखाई पड़ता है आपको? अगर आपकी बात को ये नहीं मानते हैं तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाए। आप जिसको तिथि मानते हैं, सम्मान करते हैं, अगर उसकी चर्चा ये ना करें तो हिंदू विरोधी हो जाए, ये कौन सी सोच है? जरा मैं इसको समझना चाहता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है, और उसका सनातन विरोधी चरित्र लोगों ने लंबे समय से देश की आम जनमानस ने देखा है। अभी अयोध्या के प्रभु श्री राम के मंदिर की बात हो रही थी, तो अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर किसी पार्टी का मंदिर नहीं है, बल्कि 500 वर्षों से अधिक जो भारत का जनमानस है, जो महान सनातन परंपरा के लोग हैं, उनका वो सपना साकार हुआ है अयोध्या के भव्य राम मंदिर के रूप। समाजवादी पार्टी के महान विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जो रामकृष्ण और शिव में देश की आत्मा को देखा करते थे, ये वही समाजवादी पार्टी है जो एक ऐसे कैलेंडर का निर्माण करती है
जिसमें वो राम मंदिर की तिथि का उल्लेख करने से भी डरती है और उसका उल्लेख नहीं करती है क्योंकि ये सनातन विरोधी सोच रखते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके महासचिव लखनऊ की सड़कों पर रामचरितमानस की नहीं, प्रतियों पर को ये जलाते हैं। सनातन वो विरोधी सोच रामचरितमानस है, की ये सनातन विरोधी सोच है ऋचा जी, या आपका जो हिंदुत्ववादी कार्ड है उसका विरोधी सोच है? आपको लगता है हिंदुत्व की काट में पीडीए का फॉर्मूला 2024 में सफल रहा, 27 में डरे हुए हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है। ये तो जो है किस तरीके से इन्होंने अयोध्या में राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई है, इनका पुराना इतिहास है। और अगर हम पीडीए की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए का मतलब सिर्फ और सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, क्योंकि ये जाति विशेष की राजनीति करते हैं जिसका लाभ अगर समय आता है तो सिर्फ परिवार को मिलता है। अगर पीडीए सच होता तो पीडीए का अंग भंग समाजवादी पार्टी से नहीं होता। पूजा पाल जी, जिन्होंने केवल और केवल माफिया अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई की तारीफ कर दी थी, इन्होंने उनको निकालकर बाहर कर दिया। क्या वो पीडीए समाज से नहीं आती थी? दारा सिंह चौहान इनको क्यों छोड़कर चले गए? ओम प्रकाश राजभर इनको क्यों छोड़कर चले गए? निषाद पार्टी के अध्यक्ष इनको क्यों छोड़कर चले गए? क्या वो पीडीए का हिस्सा नहीं थे? और अभी कुछ दिन पहले बहन कुमारी मायावती जी ने जब लखनऊ में रैली की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से लखनऊ में जो दलित महापुरुषों के नाम पे स्मारक बने हुए थे, उनका पैसा भी समाजवादी पार्टी की सरकार में सपा पार्टी के द्वारा खा लिया जाता था, उसका उपयोग नहीं किया जाता था। ये वो ही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर एक दिन में 2 लाख दलित कर्मचारियों को अखिलेश यादव ने अपने सिग्नेचर से डिमोट कर दिया था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिन लोगों के घर हथियाए गए, जिनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, में से ठीक अधिकांश है, लोग ठीक है, दलित पॉइंट टेकन, समाज से आते पॉइंट थे, टेकन, अनुसूचित पॉइंट जाति टेकन। के समाज से मैं आते ऋचा थे। जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ सैयद कासिम साहब भी जुड़े हैं। कासिम साहब, ये जो पॉलिटिक्स, पीडीए पंचांग, उसका विरोध, क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि पीडीए वो फॉर्मूला है जिस तरीके से बीजेपी को के क्लियर कट रास्ते को पीडीए ने 2024 में रोका था? आपको लगता है कि ये जो लड़ाई है वो लड़ाई आस्था बनाम सामाजिक पहचान की है? आपको ऐसा लग रहा है कि आस्था बनाम सामाजिक पहचान, मायावती थोड़ी निष्क्रिय हैं, 21% वोट पर नजर है, और इसलिए अब चूंकि एक बार एक्सपेरिमेंट करके अखिलेश यादव सफल हुए हैं तो उनको लग रहा है कि 27 में सत्ता तक पहुंच जाएंगे। 37 लोकसभा में उन्होंने सांसद भेज दिया। अब उनको लग रहा है कि यह मुमकिन है और ये पीडीए के द्वारा ही मुमकिन है, इसीलिए राम मंदिर की निर्माण की तिथि को उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया और हिंदुत्व को जातियों में तोड़ने का एक प्रयास किया। कैसे देख रहे हैं आप? हाँ पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें हम लोग आदि तो है नहीं, हम हो या क्या कहते हैं कौशिक जी हो, बड़ी पॉलिटिकल डिबेट्स का हिस्सा बनने में हम लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। लेकिन आपके दिल्ली के एक आईपीएस से, उनका नाम था शुजा खावर, सुनील जी जानते होंगे उनका नाम। उनका एक शेर है, उससे शुरू करता हूँ कि कुछ नहीं बोला तो मर जाएगा अंदर से शुजा, और अगर बोला तो फिर बाहर से मारा जाएगा। तो बोलना तो पड़ेगा ही। देखिए, ऐसा है कि पांचांग का जिक्र है, पांचांग की बात है तो बात पांचांग पे ही रखी जाए। मैं तो मुझे इस बात का फख्र है कि मैं अयोध्या जी का वासी हूँ, अयोध्या का रहने वाला हूँ। तो कौन सी तारीख डालनी है उसमें पहले ये तय हो जाए। रामलला प्रकट हुए 49 में, वो तारीख पड़ेगी। 91 में ताला खुला, वो तारीख पड़ेगी। उसके बाद बाबरी मस्जिद गिरी, वो तारीख पड़ेगी। वहां पर राम मंदिर का अस्थायी निर्माण हुआ, तिरपाल पर रामलला विराजमान हुए, वो तारीख पड़ेगी। या अभी जो भव्य निर्माण हो गया मंदिर का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, वो तारीख पड़ेगी, या चारों पड़ेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि समाजवादी पार्टी को कौन सी तारीख डालनी है। और दूसरी चीज यह कि समाजवादी पार्टी को अगर तारीख डालनी थी, उस कैलेंडर में पांचांग बनाना था। पहली बात, समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है, अखिलेश यादव को मैं हमेशा कहता हूँ कंफ्यूज लीडर है। अखिलेश यादव मुद्दे पर टिकते नहीं है। नारा है पीडीए की, विचारधारा है पीडीए, पहले ये तय हो जाए। पीडीए क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यही है ना? नहीं, ये नहीं है। पिछड़ा दलित अगड़ा, नहीं नहीं, अगड़ा भी नहीं है। आदि आबादी, नहीं वो भी नहीं है। आदिवासी, वो भी नहीं है। एक के इतने टुकड़े किए हैं कि इस टुकड़े, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा।
इस ए में इतने टुकड़े हो गए कि कोई शायद ही समाज बचाओ जो ए में ना आ गया हो, समाहित कर लिया गया। तो सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया है। ये जरूरत क्या थी इस पांचांग की, जरूरत क्या थी पीडीए के पांचांग की? चूंकि जैसा कि अभी ऋचा कह रही थी, ऋचा जी के सॉरी ऋचा जी, मैंने आपको ऋचा कह दिया क्योंकि अनुपम भाई के रिश्ते से मैं आपको छोटी बहन मानता हूँ, इसलिए मैंने मेरे मुंह से ऋचा निकल गया था। तो मैं ऋचा जी जैसा कह रही थी कि वो क्या है भाई, कितने मुद्दे को उन्होंने गिना दिया, सारी बातें उन्होंने कर दी। अखिलेश यादव के पास बहुत अच्छा फार्मूला था जिसको ये पीडीए कहते हैं, मंडल, सीधे सीधे मंडल फार्मूला। मंडल जब भी बढ़ा है उसने मंदिर आंदोलन या मंदिर से जुड़े हुए वोटों को रोक दिया है। मंडल की ताकत मंदिर में भारी पड़ी है, हम लोगों ने कई बार देखा है। इसको पीडीए नाम दे दिया, ये भी मंडल ही था। कौशिक जी इस पे भी अपनी पूरी तफसील से बताई देंगे कि जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है, ये मंडल की जीत है। उसका नाम भाई सब लोग अपना अपना नाम रखते हैं। अखिलेश ने कहा मैं अलग हूं, मैं अपना एक नाम रख लूं, उन्होंने पीडीए रख लिया। मैं समझता हूं कि इस पांचांग में राम मंदिर का जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है, बिल्कुल होना चाहिए राम मंदिर का, लेकिन तारीख तय होनी चाहिए। रामलला विराजमान बड़ी तारीख है मेरे हिसाब से, कि जब प्रकट हुए रामलला 49 में आए और उस जगह पे मिले, वो बड़ी तारीख है आज के मुकाबले में। अगर प्रकट ना हुए होते, रामलला पैदा ना हुए होते कौशिक जी, तो इतना भव्य मंदिर वहां बनता ही ना। तो मैं समझता हूँ कि 49 की तारीख पढ़नी चाहिए, मेरा अपना कहना है। 49 की ना पढ़े तो फिर जब ताला खुला तब की पढ़नी चाहिए, या उसके बाद फिर जब दर्शन के लिए अस्थायी त्रिपाल में आए वो तारीख पढ़नी चाहिए। तो ये बहस अपने आप खत्म हो जाएगी। समाजवादी प्रवक्ता को चाहिए कि अपने अपने नेता से बात करें इस संबंध में कि कौन सी तारीख पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये जो 37 सीट की बात है ना, सिर्फ अखिलेश यादव का पीडीए नहीं है। पीडीए तो बाद में नाम दिया गया है 5-7-10 दिन पहले चुनाव। ये पूरा खेल जो है राहुल गांधी का संविधान बचाओ, आरक्षण खत्म हो रहा है, ये उस पर आधारित था। और उस पर टिका कौन है? प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ट्वीट से बहुत अच्छी बात कही सपा प्रवक्ता ने, विजय भाई ने। एनएफएस जो है, एनएफएस बड़ा मुद्दा है। विजय भाई कहेंगे एनएफएस, राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर बात नहीं करेंगे। लोकसभा का पूरा सत्र निकल गया, विधानसभा का सत्र निकल, कितना विधायक बोला है एनएफएस के ऊपर, नॉट फाउंड सुटेबल पे। कितना पिछड़ों के बैकलॉग पे बात कर रहा है, कितना शेड्यूल कास्ट के आरक्षण पे बात कर रहा है, जिस आरक्षण को, ठीक है बिल्कुल सही कहा क्या कहते हैं भाजपा प्रवक्ता ने, कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में बिल फाड़ दिया। प्रमोशन में, रिजर्वेशन में तमाम एसडीएम दोस्त जो है तहसीलदार हो गए, तहसीलदार दोस्त नायब तहसीलदार हो गए, सीओ इंस्पेक्टर हो गए। क्या गुजरी होगी? तो ये मैं समझता हूँ पीडीए एक नारा है। वैचारिकी जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की आज भी पिछले वाली नहीं हो पाई है। और पिछले वक्त पे होते, उस पिच पे होते, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वो उस पिच पे रोका जा सकता है। लेकिन विपक्ष की दिक्कत क्या है? सत्ता विरोधी वोटों को एक जगह करने के लिए गठबंधन करो, एक दूसरे को बी टीम बताओ, उसके बाद हम जो कर लड़ रहे हैं हम ही सही है। बस सत्ता विरोधी वोट इकट्ठा करना है, सत्ता से वोट निकालने की कोई कोशिश नहीं नहीं, हुई। पर इसीलिए सत्ता लगातार विरोधी हार का सामना करना कासिम भाई, सत्ता विरोधी वोट अगर हम ये मान भी लें, ठीक है, ये बीजेपी विरोधी वोट, पर वो नजर तो 21% का ना। कभी तो ये काशीराम विरोधी भी थे, कभी ये अंबेडकर पार्क तोड़ने की भी बात करते थे। इस बात को आप जान लीजिए। और जनेश्वर मिश्र जो गुजर गए, बड़े नेता थे समाजवादी पार्टी का, उनके नाम पे पार्क करने की बात करते थे। और इसको लेकर के बसपा आंदोलन भी कर चुकी है। ऐसे में अब इनके पॉलिटिक्स को सूट कर रहा है, इनके पॉलिटिक्स को सूट कर रहा है। क्या 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 मैं कह रहा था, कौशिक जी बैठे हुए हैं, जो बात आपने सवाल किया उसका जवाब मैं 30 सेकंड 40 सेकंड में दे रहा हूँ। कौशिक जी से ज्यादा पश्चिम उस बेल्ट की राजनीति को कोई नहीं जानता है। सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, सपा बसपा का गठबंधन 2019 में। धर्मेंद्र यादव हार गए, डिंपल यादव हार गई, अक्षय यादव हार गए, सारी बेल्ट हार गई समाजवादी पार्टी। क्योंकि उनके वोटर्स ने आकाश आनंद ने मुलायम सिंह के पैर नहीं छुए, वो मुद्दा बन गया। डिंपल ने मायावती के पैर छू लिए, ये मुद्दा बन गया कि अरे मायावती के पैर, इतनी इसको रिएक्शन मान के वोट नहीं दिया गया। वो सीटें जो कभी नहीं हारते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं कि उस वोटों पे नजर, उन दोनों वोटों में इतनी दूरी है कि वो करीब आ ही नहीं सकते। वो राहुल गांधी का आरक्षण संविधान बचाव था जिसकी वजह से कुछ सीटों पे उसका, और भारतीय बहुजन समाज पार्टी के 1 दर्जन सांसद
जो जाके समाजवादी पार्टी से लड़ गए बड़े नेता थे, वो लालजी वर्मा रहे हो, श्रावस्ती के सांसद रहे हो, सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल निषाद रहे हो, या आपके ये 1 दर्जन सांसद बसपा के लोग थे जो गए थे चिता के लेके चले आए थे। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ये चलिए, नारा और विचारधारा कठिन दोनों है अलग चीज डगर है, नारे से काम पनघट नहीं। की। मुझे लगता है लंबे समय से डॉक्टर सुनील कौशिक मुस्कुरा रहे हैं। डगर कठिन है अखिलेश यादव की, या पीडीए ही वो फॉर्मूला है? हमने तो अभी तक नहीं सुना था कि पंचांग भी अलग अलग दल का अलग होगा। हमने ये नहीं सुना था अलग अलग धर्म का अलग होगा। मतलब इस तरीके से नॉर्मली मार्केट में दिखाई नहीं पड़ता था। अब क्या है, पीडीए का एक पीडीए पंचांग होगा जो कि समाजवादी पार्टी का होगा। अब मुझे लगता है चुनाव आते आते कांग्रेस का भी पंचांग दिखाई पड़ेगा, बीजेपी का भी पंचांग दिखाई पड़ेगा। ये राजनीति है क्या? आस्था बनाम सामाजिक पहचान की राजनीति है, या ये राजनीति वो है कि 2027 में कैसे हम सत्ता के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं? क्योंकि आपको बेहतर मालूम है 2012 के बाद अखिलेश यादव एक भी चुनाव जीते नहीं है। 24 उनके लिए एक उम्मीद लेकर के आया, और वो इस नैरेटिव को खड़ा करने में कामयाबी चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा दिखाई पड़ता है कि पीडीए नैरेटिव को विकास के साथ साथ जोड़ा जाए, जैसे बीजेपी ऐसा करती है कि हिंदुत्व, विकास और कानून व्यवस्था तीनों का कॉकटेल तैयार करती है और बीजेपी जीत जाती है। अब उनको लगता है कि हिंदुत्व का कार्ड पीडीए हो और साथ में विकास जोड़ दिया जाए, क्योंकि अब जो ओबीसी समाज के भी लोग हैं या अन्य समाज के भी लोग हैं वो भी विकास देखना चाहते हैं। इसलिए प्रमुखता से पीडीए को आगे लाया जा रहा है। डॉक्टर सुनील कौशिक। देखो, कासिम साहब ने बड़ा स्पष्ट तौर से बता भी दिया कि पीडीए की परिभाषा आज तक समाजवादी पार्टी खुद तय नहीं कर पाई कि आखिर में पीडीए है क्या। और तमाम आप चैनलों पर देखेंगे प्रवक्ताओं से बात करते हुए, तो निश्चित तौर से पीडीए का मतलब कभी ना कभी कुछ और बताएगा, कोई प्रवक्ता कुछ और बताएगा। तो पहले तो ये तय करना पड़ेगा। और ये जो कह रहे हैं सैयद कासिम साहब, कंफ्यूज नेता अखिलेश यादव 100% में सहमत हूं। देखो, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से आपको लड़ना है तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझना पड़ेगा। हर इलेक्शन का अलग उनका मुद्दा होता है, और 2024 में जो आप अलग से मुद्दा निकाल के लाए इसलिए आप जीत गए। उत्तर प्रदेश में उसका असर हुआ और वो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने समझ ली। अब उस फॉर्मूले को यदि समाजवादी पार्टी दोबारा लाती है तो मैं नहीं समझता कि वो फॉर्मूला चल पाएगा दोबारा। ये समाजवादी पार्टी को समझना पड़ेगा कि पीडीए करके जो संविधान बचाओ या संविधान हम बदल देंगे, आरक्षण वाली जो बात हुई, जो पीडीए की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी भी सशंकित हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं समझ, उस समय समझ पाया कि ये सब निकल के आ क्या रहा है, क्या जनता उन पर भरोसा करेगी कि नहीं करेगी। और इसका असर ऐसा केवल उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला, तमाम प्रदेशों में बिल्कुल बेअसर हो गया। तो ये भी समाजवादी पार्टी को समझना पड़ेगा कि पीडीए वाले फॉर्मूले को आप दोबारा 2027 के चुनाव में लेकर के आते हैं तो मैं बतौर पत्रकार और जो राजनीति उत्तर प्रदेश की समझता हूं उसमें ये दोबारा चलने वाला फॉर्मूला है नहीं। और इसलिए फॉर्मूला नहीं है कि आप खुद कंफ्यूज हैं कि पीडीए को हम क्या परिभाषा दें, पीडीए में हम किनको सम्मिलित हैं। आपकी लड़ाई सीधी सीधी सवर्णों से है, लेकिन उस पीडीए में कभी कभी आप अगड़े भी ले आते हो। तो अब कहां लड़ाई आपकी रह गई? फिर तो सारे लोग सम्मिलित हो गए। जब सारे लोग सम्मिलित हो गए तो लड़ाई फिर किस बात की है? तो नहीं, दूसरी बात दूसरी पर डॉक्टर सुनील कौशिक, यही मैं विजय राठी जी से अभी पूछने जा रहा हूं। पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। राम को राष्ट्र पुरुष कहा जाता है, राष्ट्र की पहचान बताया जाता है। यहां तक कि आप गांव में देखेंगे मुसलमान हिंदू भी आपस में राम राम करके बात करते हैं। राम का विरोध ज्यादातर लोग नहीं करते। हां, भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल है उसका विरोध कर सकते हैं, करते हैं और करते देखे जाते हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, ये राम मंदिर के निर्माण की तिथि को इग्नोर करना, दरकिनार करना, आपको लगता है राजनीतिक रूप से बड़ी भूल की गई है समाजवादी पार्टी द्वारा? क्योंकि राम सिर्फ अपर कास्ट के नहीं है, राम सिर्फ अपर कास्ट के नहीं है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो मुद्दा रहा, जो प्रदेश की राजनीति में रहा और जो आरोप पर लगता रहा कि आपने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई,
और आपकी तीसरी पीढ़ी, मैं कहूंगा नेताजी, अखिलेश और अखिलेश जी के बच्चे, इन 3 पीढ़ियों को मैं अच्छे से जानता हूं। 3 पीढ़ियों में एक भी नहीं गया अयोध्या, एक भी पीढ़ी ने दर्शन जाकर के नहीं किए। तो ये सवाल तो खड़े होंगे ना। अब आप मंदिर आप चाहे सैफी में बनवा लीजिए, चाहे घर में बनवा लीजिए, तमाम तस्वीरें आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप हिंदुत्व को मानते हैं, सब मानते हैं कि आप पूजा पाठ करते हैं, सब मानते हैं कि आप व्रत रखते हैं, लेकिन जहां राजनीतिक का अखाड़ा जो अयोध्या बना हो, उस अयोध्या में आज तक आप दर्शन करने नहीं गए, इस पे सवाल तो खड़े होंगे ही। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात पंकज जी मैं बता दूं कि जिन धर्मगुरु ने जो सवाल खड़ा किया, यदि पिछले कई वर्षों के आप उनके बयान कर दीजिए, हमेशा अखिलेश जी और कांग्रेस खड़ी रही है उनके बयानों के साथ, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आप गलत कह रहे हैं, हमेशा उनके बयानों का समर्थन किया है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल आगे कुआ पीछे खाई जैसी समाजवादी पार्टी की स्थिति हो गई है। आप कोई भी डेट डालनी चाहिए, जैसे कासिम जी कह रहे हैं कि कोई भी कौन सी डेट होगी, अरे कोई तो डेट लेके आते आप श्रद्धा के साथ, फिर उस पर सवाल खड़े होते कौन सी डेट होगी कि नहीं होगी। लेकिन क्या प्रभु श्री राम का जो जन्म है, क्या वो जन्म का भी आप उल्लेख नहीं करेंगे? आप मंदिर के उद्धार पुनरुद्धार इस सब की बात छोड़ दीजिए, आप करेंगे ना, तो ये सवाल जो राजनीति का अखाड़ा तो बनेगा। लेकिन मैं फिर यही बात दोहरा रहा हूं दोबारा, जो कासिम जी की बात को समझना पड़ेगा कि पीडीए का मतलब आप क्लियर कर दें, क्लियर का मतलब कमंडल वाली राजनीति पे आप ले आए तो फायदा है आपको। लेकिन आप पीडीए को लेकर के कंफ्यूज हैं, और भविष्य में मैं नहीं कह सकता कि पीडीए को लेकर क्या आपका रोल रहेगा। यदि यही स्थिति रही तो ये 2024 वाला फॉर्मूला 2027 में नहीं चल पाएगा, नहीं चलेगा। और यही सवाल विजय राठी जी से फिर पूछना चाहूंगा कि बीजेपी विरोधी होते होते आप राम विरोधी क्यों दिखने लगते हैं, राम मंदिर विरोधी क्यों दिखने लगते हैं, ऐसा क्यों प्रतीत होता है? यह सवाल आपसे पूछा जाएगा विजय जी, ये आरोपों की बौछार होगी आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए पंकज जी, ऐसा है, समाजवादी पार्टी दिखावे के लिए और झूठ के लिए कभी कुछ नहीं करती। हम लोगों को परिणाम की परवाह नहीं होती, लेकिन जो चीज सही होती है हम उसी को रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह इस देश को झूठ है उसमें हम लोगों को ना भेजना है, ना झोंकना है, और ना उस पर हमें तवे पर रोटियां सेकनी है। पहली बात, जैसे मैं बता दूं, अभी 2 पत्रकार साथियों ने जब बोला कि कंफ्यूज लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो लीडर ऑफ विजन है। मेरी बात एक समझ में नहीं आती कि क्या दीवार खड़ा करना चाहते हैं, क्या युद्ध चल रहा है क्या, कि खड़ा करना चाहते हैं पीडीए पहचानो, क्यों ऐसे अल्पसंख्यक और क्यों ऐसे वो अगड़े जो परेशान है बीजेपी से नहीं हो सकता, वो अगड़े नहीं हो सकते क्या? जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 50 विधायकों ने, ब्राह्मणों ने मीटिंग कर ली और पंकज चौधरी ने किस तरीके से डांटा उनको, वो अगड़े नहीं हो सकते क्या हमारे साथ? आधी आबादी नहीं हो सकती जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कार, क्यों नहीं हो सकते? ये किसने कहा है कि ये आप क्लियर करो कि आपको जी यही होना है? क्या जलेश्वर मिश्र नहीं थे? क्या वो पीडीए के अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे थे? क्या राम मनोहर लोहिया नहीं थे? और क्या ऋचा मिश्रा, जो ऋचा सिंह बोल रही है आज, ऋचा जी, ये बहन जी तो पार्टी में ही थी, इनसे पूछे हम सनातन विरोधी, हम देश विरोधी कब हुए हम पता है? 2024 में, जब इन्होंने पार्टी बीजेपी ज्वाइन की। उससे पहले ये हमारे जैसे देश विरोधियों के साथ थी और लड़ रही थी, चुनाव लड़ रही थी हमारी पार्टी से, मतलब सनातन विरोधी पार्टी से चुनाव टिकट लेने पहुंच गई है और प्रचार भी कर रही थी। हम जो सनातन विरोधी अभी 2024 से ही तो हुए। पूछे जरा सवाल इनसे आप कि हमें 1 साल हुआ सनातन विरोधी हुए, कोई इनसे अगर लेकिन इनसे सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि कहेंगे पर्सनल नहीं करना। अरे इनसे सवाल बनता है कि नहीं बनता? इनसे पूछना चाहिए कि आप जो पार्टी आपको देश विरोधी, सनातन विरोधी, दलित विरोधी लगी है, आप क्या कर रही थी 2024 तक? क्यों नहीं छोड़ा आपने उस पार्टी को? वहीं से कह गए सीख करके, वहीं से नाम कमा करके, वहीं से अपना सब कुछ ले करके और अपने को ब्रांड एक दिखा करके, और जब लगा कि नहीं पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को हक मिलने वाला तो छोड़ करके निकल लो यहां से। मतलब आखिर ठहरे आप भी थी जिसको हमें उम्मीद करते थे। आपको उस पार्टी में रह करके लड़ना चाहिए था कि हाँ, जो आज शिक्षक भर्ती 69,000, जिसमें 18,000 से ज्यादा ओबीसी के पद खा गई सरकार, आपको उनके साथ खड़ा होना था। यूनिवर्सिटी में जो आज पिछड़े दलितों को एक भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाया जा रहा, उनके साथ खड़ा होना था।
आज यूनिवर्सिटी की ये हालत है कि दलित और गरीब का बच्चा जो पिछड़ा न स्कॉलरशिप है, ऐसे ऐसे कोर्सेज चला दिए जिनकी फीस 20-20 हजार से ऊपर है। मैं एक यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष भी हूं, टीचर एसोसिएशन में जानता हूं। प्राइवेट कॉलेजेस को बढ़ावा देना और सरकारी कॉलेजेस की हालत खस्ता करना, उनमें एडमिशन ना होने देना, ये इनका चेहरा है। इसीलिए ऐसे लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं और उधर खड़े होते हैं जहां इनको लगता है कि हाँ, हम तो वो लोग हैं जो सामंतवादी सोच के हैं, हम लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे जिनका शोषण हुआ, हम तो शोषण करने वाले लोग हैं। तो अगर इसकी आवाज उठाती है तो समाजवादी पार्टी गलत बात करती है। समाजवादी पार्टी सही बात करती है, हर कार्यकर्ता आवाज उठाएगा और उठाता रहेगा। लेकिन पत्रकार लोगों के लिए एक बात कहना बहुत आसान होता। मैं 2024 से पहले भी सुनता था, यही भाषा सुनता था सबकी कि कुछ नहीं होगा, 5 सीट से ज्यादा नहीं, 6 सीट से ज्यादा नहीं, रोज डिबेट करते थे इसी बात पे। लेकिन जब 2024 हुआ, अरे ये तो तुक्का लग गया, अरे ये तो वो कार्ड चल गया, अरे ये नहीं हुआ। बताइए, जाति जनगणना की बात किसने उठाई सबसे पहले? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उठाई। जितनी मीटिंग थी, किसका उत्तर प्रदेश में संगठन सबसे बड़ा है? समाजवादी पार्टी का। कहीं भी देख लीजिए, जिला मुख्यालय जिस पे मैं, उस पे धरने प्रदर्शन में सबसे ज्यादा। बाकी जो पार्टी हमारे साथ भी है गठबंधन में, कभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं करती, 4 आदमी लेके करती है। सच्चाई बोल रहा हूं, बड़े हमारे साथ गठबंधन में हो। उसके बाद आपकी अगर आस्था किसी दूसरी पार्टी की हो सकती है, बात अलग है, लेकिन सच्चाई तो रखिए। अपने दम पे लोगों को मिला करके जो पार्टी को इतनी ऊंचाई पे ले गया, उनकी तारीफ में एक शब्द नहीं निकलता। और दूसरा, अभी ऋचा सिंह जी ने कई नाम लिए। लास्ट खत्म कर रहा हूं, निषाद पार्टी। अरे विजय जी, आप राजनाथ ऋचा साहब जी की की पार्टी, पहले पूरी माला पढ़ लीजिए राजनाथ मुझे। साहब की पार्टी। ये बताइए क्या था नहीं, उनके पास? नहीं चलिए, क्या था पर उनके विजय पास? जी, विजय जी, विजय जी, माननीय विजय जी, देश आदर्श विजय जी जी, ने बना दिया और बनाने के विजय बाद जी, क्या विजय जी, मेरी बात विजय मैं जी, कंप्लीट कर रहा हूं। लास्ट मुझे कंप्लीट कर मुझे रहा हूं। लगता है, सुनिए। मुझे लगता है एक सवाल सुन लीजिए। नहीं ठीक है, एक सवाल मैं आपसे, आपने एक बात कही, आपकी पार्टी दिखावे की राजनीति नहीं करती। आपने एक बात कही, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि काशीराम जी में आस्था आपकी कब से बढ़ी? 21% वोट की चाहत ने बढ़ा दी, ये एक सवाल है। दूसरा, अंबेडकर पार्क को लेकर के, नहीं, पार्क को लेकर के जिनको आप जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर, दिवंगत नेता के नाम पर तब्दील करना चाहते थे, क्या ये 21% वोट की मजबूरी है जिस वजह से आपकी आस्था बढ़ी? और आपको लगता है कि इन महापुरुषों को आप अपने लिस्ट में पंचांग में अकोमोडेट कर लेंगे तो क्या लोग 95 वाली वो घटना भूल जाएंगे जिसकी चर्चा हर समय होती है? और मैं करने वाला कोई नहीं हूं। जब भी आप दलित महापुरुषों का नाम लेते हैं, खुद मायावती बाहर निकलती हैं और उस तरह की घटना के बारे में वो जिक्र करती हैं, लोगों को बताती हैं कि आपकी मानसिकता क्या है। देखिए, पार्टी पे आमतौर पे आदमी, पहले मेरे प्रश्न का जवाब मिल जाए ना, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। मुझे लगता है ऋचा जी जवाब दे रही हैं। आमतौर पे मैं सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर दूं ना, 1 सेकंड ज्यादा नहीं लूंगा, 15 सेकंड। आदमी आमतौर पर उस पार्टी को ज्वाइन करता है जिसमें उसकी विचारधारा से मेल खाती है, ये तो सच है। मुझे सिर्फ ये बता दो, ऋचा सिंह ने इतनी सारी बात बोली थी, ये हम कब से सनातन विरोधी? 2024 से पहले भी थे, जब ये चुनाव लड़ रही थी 2022 में हमारी पार्टी से, या हम अभी हुए हैं, नए नए बने हैं? इनसे मैं ज्यादा टाइम ही नहीं लूंगा, मेरे सवाल का जवाब दिलवाओ आपके माध्यम से। मैं पूछूं कि ये क्या कर रही थी उस पार्टी में इतने दिन से, जब हम इतने विरोधी थे, इतनी कमियां हमारे अंदर थी? ये मुझे सवाल का जवाब दिलवा दो आप, ज्यादा बहस में नहीं जाऊंगा। पूछिए, आपके माध्यम से पूछो, ऋचा बहन जी जवाब दे देंगी, बता दीजिए। मैं तो पंकज जी के सवालों का जवाब देने के लिए बैठी हूँ। मैं तो पंकज जी के सवालों का जवाब देने बैठी मुझे हूँ। लगता है, मुझे लगता है राठी जी, नहीं, एक सेकंड, आप पर्सनल हो रहे हैं। तब तो मैं आपसे यह सवाल पूछ सकता हूं कि राम मनोहर लोहिया की पूरी राजनीति कांग्रेस विरोध की रही, फिर आपकी पार्टी कांग्रेस के तरफ क्यों चली गई? मैं एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वही पूछ रहा हूं, लोहियावादी लोग प्रो कांग्रेसी क्यों हो गए? वो पार्टी की प्रवक्ता, वो मैं पंकज जी, प्रवक्ता की हैसियत से उनसे पूछो, बीजेपी का जवाब देती हूँ, मैं उनसे पंकज जी पूछूं, तो मैं इसको जवाब देती हूँ, क्योंकि बीच बीच में बोलते रहेंगे, ये बीच बीच में बोलते रहेंगे। क्यों डाउन करिए, नहीं, अब बोलने दीजिए इनको, अब बोलने दीजिए।
देखिए, आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी ने, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस विरोध की राजनीति की, समाजवादी पार्टी आज केवल और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गई है। ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा पूछते रहते हैं कौन अखिलेश कौन वखिलेश, इसके बाद भी इनको अपना अपमान समझ में नहीं आता है। लेकिन पंकज जी, मैं चूंकि राठी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अपने बताइए ना, राम मनोहर लोहिया जी का सुन लिया, अपना भी तो बताइए। नहीं, मैं आप अब अपना अब अपने अपनी वाणी को विराम दे दीजिए। विजय जी अब सुन लीजिए उनकी बात, सुन लीजिए उनकी बात आप सुन लीजिए। अभी दो और पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी सवाल करना है, प्लीज। जब चुप होंगी तभी मैं बोलूंगी। पंकज जी, आदरणीय पंकज जी, मैं आपको हाँ। स्पष्ट कर दूं कि मैं मछली बाजार में नहीं बैठी हूँ। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी, जो एक अनुशासित पार्टी है, उसका पक्ष रखने आई हूँ। और हमारी पार्टी का अनुशासन ये है कि हम लोग पर्सनल मुद्दों पर डिबेट नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि इन्होंने महिला का मुद्दा पूछा है, आपको गूगल करके ये देख लेना चाहिए कि 2022 में जब श्री रामचरित मानस की प्रतियां जलाई गई, जिसका मुखर विरोध ऋचा सिंह के द्वारा किया गया था, और उसके बाद मैंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो महिलाओं का अपमान करती है। आपकी पार्टी के बड़े नेता बहन कुमारी मायावती जी से लेकर ऋचा के कपड़ों पर टिप्पणी करते हैं, अखिलेश यादव को टैग करते हैं, और अखिलेश यादव ऐसे महिला विरोधी लोगों को बचाने के लिए स्वयं डीजीपी ऑफिस जाते हैं। इस आधार पर मैंने बिल्कुल समाजवादी पार्टी को छोड़ा है, जो सनातन विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी, और गर्व से कहती हूँ कि राष्ट्रवादी विचारधारा में शामिल हुई हूँ और देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने की मैंने हिम्मत की है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो आदरणीय डिंपल यादव जी, जो कितना शालीनता से जो है वेशभूषा को धारण करती हैं, उनके ऊपर एक कटमुल्ले ने मस्जिद के भीतर में बैठने के बाद किस तरीके से अभद्र और अश्लील टिप्पणी की। अखिलेश यादव जी तो आदरणीय डिंपल यादव जी के भी पक्ष में एक भी बार बोल नहीं पाए, क्योंकि आपको तुष्टीकरण के वोटों से डर लगता था। अगर आप कटमुल्ले के बयान का विरोध कर देते, अभद्र टिप्पणी का विरोध कर देते, तो मुसलमान वोटों के छिटकने का डर आपको लगता है। अभी आप चलिए, दलित महापुरुषों की बात कर रहे थे ठीक है, पंकज जी, ठीक है, तो पर मेरा मैं कुछ नामों का जिक्र करना चाहूंगा, मैं कुछ नामों का जिक्र करना चाहूंगा। कासिम साहब, मैं कुछ नामों का जिक्र करना चाहूंगा। पंकज जी, एक बात ले लीजिए। अभी दलित महापुरुषों की बात कर रहे थे। संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही किसने किया? छत्रपति महाराज शाहू जी नगर का नाम बदलकर अमेठी किसने किया? काशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज किसने किया? ज्योतिबा फूले के नाम पर जो नगर का नाम बसा, उसको बदलकर अमरोहा किसने किया? महामाया नगर को बदलकर हाथरस किसने किया? पंचशील नगर को बदलकर हापुड़ किसने किया? भीम नगर का नाम बदलकर संभल किसने किया? और प्रबुद्ध नगर का नाम बदलकर शामली किसने किया? अखिलेश यादव ने किया, क्योंकि अखिलेश यादव जी को दलित महापुरुषों से दिक्कत है। दलित महापुरुषों के अपमान की राजनीति साल दर साल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने की है, और किस तरीके से दलित लोगों को यही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं कि 2023 से पहले 2019 में एक प्रयास हुआ कासिम भाई, और उसमें मायावती जी से सांठगांठ की गई, उनकी पार्टी से सांठगांठ की गई। चुनाव के जो परिणाम आए उसके बाद तुरंत मायावती ने संबंध विच्छेद कर लिया, और एक बार कहा गया कि ये जो समाजवादी पार्टी है हमारे वोट पे जीती है, उनका वोट हमारे तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ। और ये 2023 से फिर अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेकर के काम करते हुए दिखे। मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगा, 2024 में तो सफलता मिली, लेकिन इतने सारे वाकये हैं जो दलित महापुरुषों के खिलाफ होते हुए दिखे, और समाजवादी पार्टी पर यह इल्जाम है। आपको लगता है कि दलित इन तमाम चीजों को भूल जाएगा, या दलित जाटव और नॉन जाटव में बट गया है और अखिलेश यादव उसी राजनीति को भुनाना चाह रहे हैं? पंकज जी 2 सेकंड दे दीजिए। दलित जाटों नॉन जाटों की जो बात है, मजबूत बात की है आपने। देखिए ऐसा है, वो चुनाव दिल्ली का था, राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ थे। चुनाव दिल्ली का था, बसपा बहुत कमजोर लड़ रही थी और बसपा लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा 27 का। इस बात से पैनल में बैठा हुआ शायद ही कोई आदमी इनकार करे कि इस देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता के रूप में अगर कोई जाना जाता है तो मायावती जानी जाती है।
मायावती का विरोध करने वाला दलित जो उनको वोट नहीं देता है वो भी मायावती की बुराई नहीं सुन पाता है। तो ये एक आम सी धारणा है। लेकिन एक बात ये तो सच है कि पारसी समाज में अखिलेश यादव ने इस बार ठीक ठाक काम किया। R.K. चौधरी 1, इंजीत सरोज 2, प्रिया सरोज 3, अवधेश प्रसाद 4, ये 4 तो सांसद पारसी बिरादरी के जीत के आ गए। इसी तरह सोनकर खटिक बिरादरी में भी उनके सांसद जीत गए। ये जो जिस वोट की बात आप कर रहे हैं, जिसे जाटो वोट कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें सेन जो है ना वो बड़ा मुश्किल एक काम लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है। अब राजनीति में कुछ संभव हो जाए वो असंभव हो जाए, लेकिन जो बातें ऋचा जी ने कही हैं वो उसके लिए नश्तर का काम करती है उस समाज के लिए जिसकी बात हम और आप कर रहे हैं। कि आप खाली पीडीए कह के उससे वोट ले लीजिए और उसके समाज के सभी महापुरुष, जिसमें सिर्फ 2 अनुसूचित जात से हैं, बाकी सब पिछड़ी जात के हैं, उनके नाम से जिलों का आप नाम बदल दीजिए तो उसके पीड़ा होती है। मेडिकल कॉलेज का नाम आप शाहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दीजिए, उसको पीड़ा होती है। सामाजिक परिवर्तन, चौराहे का नाम बदल के आप 1090 कीजिए और प्रेस में कहिए हंस के 1090 अच्छा लगता है, उसको पीड़ा होती है। ये कम्युनिटी बड़ी सेंसिटिव कम्युनिटी है पंकज जी। जो इसके करीब है वही जान सकता है। टीवी डिबेट की बात और है, जब जमीन पे उतरिए तो पता चलता है वो कितने सेंसिटिव होते हैं। फिर कहूंगा कि हमारे साथ कौशिक जी बैठे हुए हैं, वो बेहतर बता पाएंगे। एक सवाल मेरे जहन में कौशिक जी आ रहा है, ऋचा जी आपसे भी जवाब चाहूंगा और विजय भाई भी इस पे ज्यादा गौर करेंगे, अखिलेश जी कभी पूछें सवाल करें। जब राम मंदिर आंदोलन था और बाबरी मस्जिद पे का आंदोलन था, उसके गोलियां चली थी, गोली चलाने वाला उसी राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो है वो चेयरमैन, मुलायम सिंह ने गोली नहीं चलवाई थी, गोली प्रमुख सचिव ने चलवाई थी। और वो प्रमुख सचिव आज वो जो ट्रस्ट है जिससे ये सब, उसका अध्यक्ष है वो, और उसके बेटे श्रावस्ती से MP का चुनाव लड़ चुके हैं। कभी आप लोग सवाल नहीं उठाते, कभी आप मुद्दे पे बात नहीं करते हैं कि वो कैसे ट्रस्ट के जिन्होंने गोली चलाई, जिनके आदेश से गोली चली। तो ये मैं कहता हूँ ये राजनीति के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसा अभी विजय जी कह रहे थे और अब ऋचा जी कह रही थी कि एक समुदाय, ये अखिलेश यादव ने तो इस बार अजमेर शरीफ की चादर भी नहीं भेजी भाई साहब, ऋचा जी। उसको उसका तुष्टीकरण वाला मामला नहीं है, यहाँ तो उल्टा चल रहा है। अखिलेश यादव तो उसके लोगों को मंच पे नहीं आने देते, बरेली जाते हैं, बरेली में एयरपोर्ट से आजम से मिलने चले जाते हैं, बरेली वालों को मिला के एयरपोर्ट नहीं मिलते। संभल के मामले में बहुत देर में उनका क्या कहते हैं रिएक्शन आता है। अभी इस तरह के कई मुद्दे मैं आपको गिना सकता हूँ, नमाज को प्रार्थना कहते हैं। तो आप ये जो कह रही हैं, यहाँ पे मैं बीइंग मुस्लिम, एक पत्रकार की हैसियत से नहीं, एक मुसलमान की हैसियत से आप कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप गलत करें, अखिलेश यादव तुष्टीकरण नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा हमारे साथ हो रहा है। सबसे बड़ी आबादी जो वोट दे रही है, इनके आज वोट मिले जितने परसेंट, 36-37 जो भी मिले, उसमें सबसे बड़ा वोट हमारा है। और हमारे एक इतने टुकड़े कर दिए, 1000, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा पंकज जी। जी हाँ, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, यही बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए डॉक्टर सुनील कौशिक, सर मैं तो यही कह रही थी कि अखिलेश यादव जी सिर्फ वोट लेने की राजनीति करते हैं, ये केवल पीडीए के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन पीडीए समाज का ना तो आज तक ये फुल फॉर्म जो है स्थापित कर पाए और ना तो पीडीए समाज की राजनीति और उसके लाभ से इनका कोई सरोकार है। और अभी आप पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख लीजिए कि नहीं पर एक सवाल डॉक्टर सुनील कौशिक, एक सवाल डॉक्टर सुनील कौशिक उठता है, वो सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस के कई ऐसे नेता जैसे सरदार पटेल को अपनाने का दावा करती है, आप देख लीजिए ऐसे कई, कुछ टाइम के बाद सुभाष चंद्र बोस को अपनाने का दावा करती रही। वैसे ही अगर हम अखिलेश यादव को देखें तो उन्होंने कई नामों की चर्चा की, सावित्रीबाई फुले, जनेश्वर मिश्र, कर्पूरी ठाकुर, रमाबाई अंबेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी, जैसे अगर कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि सालों एंटी ओबीसी पॉलिटिक्स करती रही, लेकिन आज ओबीसी पॉलिटिक्स में कहीं आगे दिखाई पड़ रहे हैं राहुल गांधी, उसी तरीके से अखिलेश यादव को भी दिखाई पड़ रहा है कि हमें अपना जो पॉलिटिकल कोर्स है उसको चेंज करना पड़ेगा, और शायद वही प्रयास वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? डॉक्टर सुनील कौशिक। पंकज जी ठीक कहा, लेकिन जिनके समर्थन से अब पुरानी बातें करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। या तत्कालिक हम बात कर लें कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से 10 साल सरकार केंद्र में रही,
और जो भी पीडीए कैलेंडर में जो भी महान लोगों के नाम दर्शाए हैं, उनके लिए क्या किया समाजवादी पार्टी ने? क्या भारत रत्न तक की मांग की? क्या कोई ऐसा कहा कि उनको सम्मानित किया जाए? नहीं किया ना। अरे होता ना होता वो अलग बात है, लेकिन क्या उस समय के प्रोधा में कहूं मुलायम सिंह हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, ये तो दूसरी पीढ़ी थी। या लोहिया जी की हम बात करें, राजनारायण जी की बात करें, यदि इनकी विचारधारा को लेकर के ये लोग आगे चले और आगे चल के दूसरी पीढ़ी थी। और दूसरी पीढ़ी जब सत्ता में आती है, वहां भी आप बिहार में भी मुख्यमंत्री होते हैं और उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री होते हैं और 4-4 बार परिवार से मुख्यमंत्री रहे, तो क्या केंद्र में जो सरकार रही, जो आपके समर्थन से सरकार थी, आपने इनके लिए क्या किया, क्या मांग की? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 4 बार नेताजी के परिवार से मुख्यमंत्री रहा, परिवार में रहा, क्या किया पीडीए के लिए उस समय? स्पेशली केवल सत्ता से बाहर रहेंगे तभी आपको पीडीए याद आएगा, तभी आपको ओबीसी वर्ग याद आएगा क्या? और तमाम ऐसे एग्जाम्पल इस डिबेट में रहे, चाहे दलित वर्ग को लेकर के हो चाहे ओबीसी वर्ग को लेकर के हो। ये तो विजय भाई राठी जी भी मानेंगे, हमने तो खुद देखा है ऐसे स्लिप बनाते हुए। मतलब यादव को भी आपने 2 वर्गों में बांट दिया, घोसी और कमरिया में, जब पुलिस की भर्ती चल रही थी तब। तो ये सब कहने की बातें राजनीति में कोई चीजें जो जो ये धरातल का आरोप वोटर लगता है, वो धरातल की जो चीजें हैं वो सब लोग आंखों से देखी है। अब ये जरूर अलग है कि अखिलेश यादव जो राजनीति कर रहे हैं, पीढ़ी दूसरी नई है, लेकिन क्या वो पीढ़ी अपने घर में चर्चा नहीं करती होगी? क्या 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 दादा ताऊ चाचा वो बातें नहीं बताते होंगे? क्या निश्चित तौर से बातें होती होंगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो चीजें आपको करनी चाहिए थी जब आपके पास सरकारें थीं, तब आपने वो उस समय रहते हुए नहीं कहा। दूसरा मैं एक जवाब और दे दूं, सैयद साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चेयरमैन ने उनने गोलियां चलवाई। सैयद साहब अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी प्रमुख सचिव की औकात नहीं है कि वो कोई कदम आगे बढ़ा दे। और मुख्यमंत्री के खिलाफ या मुख्यमंत्री की के बिना अनुमति के या बिना मुख्यमंत्री को विश्वास में लिए हुए यदि किसी प्रमुख सचिव ने कदम उठा भी दिया, तो उस प्रमुख सचिव के खिलाफ क्या कार्रवाई मुख्यमंत्री करते हैं, ये हमने और आपने सबने बहुत अच्छे से देखा है। निश्चित तौर से यदि उन पंडित जी के खिलाफ कार्रवाई ठीक से मुख्यमंत्री जी ने कर भी होती गोली चलाने के बाद, तो अलग होता, अलग संदेश जाता, अलग व्यवस्था होती, अलग बात कह सकते थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी की चुप्पी और उस प्रमुख सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना बिल्कुल सीधा सीधा स्पष्ट था कि कहीं न कहीं स्वीकृति मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भी थी। जैसे राजनीतिक लाभ और नुकसान की बात नेताजी से ज्यादा कोई नहीं जानता। हमने देखा है, बैठे हैं उनके साथ, खाना खाया है, तो हम उनकी सब चीजें समझते थे, ऐसी बात नहीं है। बहुत लंबी उनकी सोच थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी वही कारण था, चाहे वो अंदर से निश्चित तौर से आहत हुए होंगे कि मेरे मुख्यमंत्री काल में इतने लोग मर गए, लेकिन राजनीतिक लाभ कैसे लिया जाएगा ये सैयद साहब हमें और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये क्योंकि वो चीजें हमने देखी हैं और सुनी भी हैं, उनसे सुनी भी हैं हमने। दूसरी बात, राजनीतिक लाभ और नुकसान में भारतीय जनता पार्टी को भी आप देखिए, क्या कुछ चीजें होंगी जो जो प्रधानमंत्री के रूप में आने के बाद यदि पहला कोई प्रधानमंत्री फैसला लेता है या पहला साइन करता है तो किसके लिए करता है? ये पूरे देश ने नहीं देखा क्या? यदि पहला साइन प्रधानमंत्री का होता है तो किसके लिए होता है? या नियम बदलता है तो किसके लिए बदलता है? पहले फैसले की बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी की। तो ये सब पीछे के पर्दे से क्या, कौन किसको क्या चीजें उपलब्ध करा रहा है, आप देखिए। कांग्रेस की सरकार के रहते हुए जो गृह सचिव होता है, वो गृह सचिव रिटायरमेंट हो जाने के बाद कहां ज्वाइन करता है? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। जो मुंबई जैसे बड़े शहर का पुलिस कमिश्नर होता है कांग्रेस की सरकार में रहते हुए, वो रिटायरमेंट के बाद कहां आता है? भारतीय जनता पार्टी में आता है। तो अब ये कहना कि वो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या चीजें उपलब्ध कराई होंगी, क्या नहीं दिया होगा, सब वो इसमें गहराई से जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो भी राजनीतिक दल हो, जो भी राजनीतिक दल के बड़े नेता रहे हो, अध्यक्ष रहो, राजनीतिक लाभ और नुकसान के बगैर मुझे नहीं लगता पंकज जी कि कोई फैसला वो लेते होंगे। नहीं, चलिए, लेकिन एक चीज जो अखिलेश यादव की अलग दिखाई पड़ रही है, वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि सिर्फ जाति के आधार पर राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है, और इसीलिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है, और वो है विकास और साथ ही साथ सामाजिक न्याय। और इसलिए आजकल जब वो भाषण भी देते हैं तो विकास की बात अक्सर करते हैं, और उसमें वो कहते हैं पीडीए महत्वपूर्ण है, हर जगह पीडीए दिखना चाहिए। वो पत्रकारों में भी पीडीए खोजते हैं,
ये भी तो हमने देखा है। लेकिन इस सब के साथ साथ वो इसकी बात भी करते हैं कि जब वो सरकार में थे तो उन्होंने एम्बुलेंस सेवा, समाजवादी पेंशन, लैपटॉप वितरण, एक्सप्रेसवे, इन सब की भी चर्चा करते हैं, क्योंकि उनको एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ता है कासिम साहब कि डेवलपमेंट की बात नहीं होगी तो किसी तरीके से जीत नहीं होगी। मुझे लगता है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो लड़ाई इस बात को लेकर के है कि एक हिंदुत्व के नाम पर तमाम जातियों को अपने साथ जोड़ना चाहती है और दूसरा पीडीए के नाम पर हिंदुत्व में काट चाहती है। और शायद यही बड़ी वजह है कि एक अलग पंचांग निकाला गया जो मुझे लगता आज तक निकाला नहीं गया होगा, और वो भी पार्टी के आधार पर पंचांग निकला है। तो ये राजनीति कहां तक आगे बढ़ेगी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। चूंकि समय की सीमा पूरी हो चुकी है, इसलिए ऋचा जी, राठी साहब, कासिम साहब और डॉक्टर सुनील कौशिक इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो अब उत्तर चाहिए मैं इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।